चलो। सो ये हो गया अपना सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में टॉपिक डिस्कस करके। अब यहाँ से दोस्तों अपन बातें करेंगे। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज रिटन रिप्रेजेंटेशंस। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंपल सिंपल पॉइंट्स है एकदम, जो मजा आएगा एकदम पढ़ने के लिए। रिटन रिप्रेजेंटेशंस जो है, बेसिकली वी ऑल नो इट एक्ट्स एज एन एविडेंस कि मैनेजमेंट ने अपनी पूरी जिम्मेदारी जो है वो निभाई या नहीं निभाई, हैव दे परफॉर्म देयर वर्क। ये सब वो लोग जो है प्रैक्टिशनर को लिख के देंगे, बराबर है। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा कि अपने को पूरा पूरा ये लिखित तौर पे ये अपने को मैनेजमेंट से लेना है, राइट। रिटन रिप्रेजेंटेशंस आर व्हाट एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एविडेंस in the review engagement. If the management modifies or does not provide the requested written representation, मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एविडेंस है। देखो क्या होता है ना, रिटन रिप्रेजेंटेशन यूजुअली क्या होता है, इट इज यूज टू कंफर्म द एविडेंस दैट वी हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड। अपने को जो पता है उसी चीज को कंफर्म करने के लिए हमारे पास क्या होता है, रिटन रिप्रेजेंटेशन होता है। इट बिकम्स व्हाट एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एविडेंस इन द रिव्यू एंगेजमेंट। इफ द मैनेजमेंट क्या कहता है, इफ द मैनेजमेंट मॉडिफाइज, दो बात, मॉडिफाइज or does not provide the requested written representations, it may alert the practitioner that one or more significant issues may exist. Further, a request for written representation rather than oral in many cases may prompt management to consider such matters more rigorously, thereby enhancing the quality of the representations. क्या कहता है यहाँ पे, हम आपसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस मांग रहे हैं, बराबर है। आपने हमें वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस देने हैं। ये जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस हम मांग रहे हैं और जो आप दे रहे हो वो किस चीज के लिए होते हैं, कि इट इज इन रिगार्ड्स टू मैनेजमेंट फुलफिलिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बराबर है। क्या मैनेजमेंट अपनी ये पूरी जिम्मेदारी उसको पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर भाई ये लोग वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड ना करें या उसे मॉडिफाई कर, बराबर है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये तुरंत ही ऑडिटर को अलर्ट कर देगा, प्रैक्टिशनर को अलर्ट कर देगा कि भैया यहां कुछ तो भी गड़बड़ है। इफ दे डू नॉट प्रोवाइड देन इट इज गोइंग टू अलर्ट अस कि बाबा कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काला है, बराबर। नहीं तो अदरवाइज आप देख क्यों नहीं रहे हो, क्या प्रॉब्लम है आपको देने। आपने आपका जो काम है, आपकी जिम्मेदारी आपने बखूबी निभाई है ना, लिख के दे देना भाई। तो अगर नहीं दे रहे हैं या उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं कि सब्जेक्ट टू है ना, ऐसा क्वालिफाइंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो भाई फिर अपन सोचेंगे कि मालिक यहाँ पे क्या है, कुछ तो गड़बड़ है। और यही फिर अपना ट्रिगर पॉइंट है, यही अपने को अलर्ट कर देगा कि साहब यहाँ कुछ तो भी गड़बड़ है। तो वो एक बात है। और ये अगर हम लोग लिखित तौर पे लेते हैं ना, व्हेन वी टेक इट व्हाट इन द रिटन फॉर्म, व्हेन वी टेक इट इन द रिटन फॉर्म, ये क्या करते हैं, उसको एक्सटेंसिवली रिगरसली, मतलब एकदम केयरफुली, एक्सटेंसिवली, क्या बोलते हैं उसको, एक्सटेंसिवली, ठीक है। इसको एक्सटेंसिवली अपन कंसीडर करते हैं, मैनेजमेंट क्या करता है उसको रिगरसली, एक्सटेंसिवली उसको कंसीडर करता है कि भाई जो अपन लिख के दे रहे हैं ना वो सही से लिख के दे दे इनको नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। thereby enhancing the quality of representation. Why the practitioner will request to provide a written representation that it has fulfilled the responsibility described in the terms of engagement, and it shall include that management has fulfilled its responsibility for preparation of financial statements in accordance with the applicable financial reporting framework, including where relevant their fair presentation, and has provided the practitioner with all relevant information, access to the information as agreed in the terms of engagement. आपको याद है अपन ने terms of engagement में बात करी थी, तो उसके अंदर हमने क्या बोला था कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. They will provide the practitioner with all the information, additional information, as well as what unrestricted access to the persons. तो हमने बस मैनेजमेंट से यही लिख के देना है कि तुमने सच सच बताओ क्या तुमने हमें पूरी जानकारी दी है कि नहीं, सही है एकदम, यस। तो जो हमने करा था, एंड उसके बाद all the transactions have been recorded, all transactions have been recorded
एंड रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नथिंग इज लेफ्ट आउट, नथिंग इज ओमिटेड, मतलब देर इज नो ओमिशन, कुछ भी हमने छूटा नहीं है। सो ये बात है। तो इसलिए हम लोग ने मैनेजमेंट से क्या करना है साहब, रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस अपन ने ऑब्टेन करने हैं। तो बच्चों यहां तक क्या पढ़ा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बारे में, अपन ने मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है। इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एविडेंस, करेक्ट है एकदम। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है यहाँ पे कि अगर हम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं और मैनेजमेंट यदि उसमें चेंजेस करता है जो हमने अग्री करा था उस चीज को लेके, या तो क्या करता है मैनेजमेंट, वो प्रोवाइड ही नहीं करता है आपको, तो ये एक अपना क्या है, ट्रिगर पॉइंट है। अपने को यहाँ पे लगेज खतरे की घंटी अपने को दिखती है, वी आर व्हाट अलर्ट कि साहब कुछ तो भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट मैटर है कि ये ऐसा कर क्यों रहा है, करेक्ट एकदम, यस सर। तीसरा, हम लोग ने इसको रिटर्न फॉर्म में क्यों लेना चाहिए एंड ओरल फॉर्म में क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रिटर्न फॉर्म में जब होता है तो मैनेजमेंट को पता है कि भाई लिख के दे रहे हैं अपन कोई भी चीज को। सो आप जब ऑफिस में जाओगे तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस लोगे तो भाई लिख के लेना, तो वो केयरफुली ये सब चीजें लिख के देंगे आपको, तो सोच समझ के वो लिखेंगे। सर ऐसा क्या लिख के लेना उनमें कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बराबर बनाया क्या, इंटरनल कंट्रोल्स लगाने थे, ऑडिटर को सारी इंफॉर्मेशन देनी थी, तो क्या वो सब चीजें आपने बराबर से कराया नहीं करा, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। आगे, if the law or regulation requires management to make written public statements about the responsibilities and the practitioner determines that such statements provide some or all the representations required above, the relevant matters covered by such statements need not be included in written representation। अगर आपने पब्लिकली ऑलरेडी लिख के दे दिया है तो अलग से उन बातों के लिए आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे ये जो पॉइंट्स है दोस्तों, ये आपको ट्रू एंड फॉल्स के लिए, केस स्टडीज के लिए जरूर आ सकता है। केस स्टडी इसमें बहुत ही बढ़िया ऐसा बनता है सर कि आपको बोलेंगे यहाँ पे प्रैक्टिशनर राइट is satisfied that no written representations are required. The practitioner is satisfied that no written representations are required on the matters on which already management has made written public statements explained in the light of SRE 2400 whether the practitioner is correct, ऐसा कुछ आपको आएगा। तो ये पूरा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का आपको लिखना है कि हाँ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एविडेंस है, नहीं दे रहे हैं तो कुछ इसमें दाल में काला है, ऑडिटर ने प्रैक्टिशनर ने अलर्ट रहना है। उसके बाद रिटर्न होता है तो इससे वो लोग उसको रिगरसली एक्सटेंसिवली कंसीडर करते हैं और फिर लिख के देते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कि उसमें वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो लिख के देते हैं, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे कि प्रोवाइडिंग ऑडिट और प्रैक्टिशनर विद ऑल द इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्संस। देन द लाइन ऑफ द क्वेश्चन कि इफ द लॉ और रेगुलेशन स्टेट्स कि आप ऑलरेडी इसे क्या करना है, आपको पब्लिक स्टेटमेंट देना है इसके बारे में, तो आपको अलग से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेने की जरूरत नहीं है। In addition to the written representations required under this SRE, practitioner may consider necessary to request other written representations about financial statements. These may be, for example, to complete practitioner's evidence in respect to certain items or disclosures reflected in the financial statements, where practitioner considers such representations to be important in forming conclusions on the financial statements on either a modified or unmodified basis. तो ये क्या होता है, अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस क्यों लेते हैं अपन, सो अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस इसलिए लेते हैं सो दैट वी कैन कंफर्म विथ एविडेंस ऑलरेडी ऑब्टेन्ड। ठीक है, ठीक है। सो द प्रैक्टिशनर से ऑल्सो रिक्वेस्ट कि बाबा क्या तुमने सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करी है क्या, जो हम लोग ने इंक्वायरी करी थी वो मैटर्स याद है आपको, बस उसके लिए। सो जैसे रिलेटेड पार्टीज बराबर टू एनी फ्रॉड सस्पेक्टेड एलिजेड विद द नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, सब्सिक्वेंट इवेंट्स,
commitments, contractual obligations or contingencies, material non-monetary transactions or transaction for which no consideration undertaken by the entity. So ये सारे जो पॉइंट्स है, तो ये सारे पॉइंट्स कौन से है आपको याद आते होंगे, जो हमने बात करी थी कि अपने को इसके बारे में इंक्वायरी अपन करे थे। इंक्वायरी करके अपन ने ऑलरेडी इनके बारे में एविडेंस ऑब्टेन कर लिया था। अब उसको कंफर्म करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग मैनेजमेंट से क्या करेंगे, हम लोग मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट करेंगे। एक तो इन चीजों के लिए तो ऑब्टेन करना ही करना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट एडिशनली हम लोग इन चीजों के लिए भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। अगर एक बार आप नजर घुमा दो, हम लोग चलते हैं ऊपर 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 इन दी एयर। सो यहाँ पे आपको क्या नजर आता है कि जब हम लोग इंक्वायरी करते हैं तो कौन सी बातों के लिए हम लोग इंक्वायरी करे थे। ये दिख रहा है आपको, ये वाले पॉइंट्स यहाँ पे, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, रिलेटेड पार्टीज, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, अबाउट फ्रॉड, सब्सिक्वेंट इवेंट्स, बराबर के नहीं। उसके बाद ये सारी जो पॉइंट्स है, अबाउट कमिटमेंट्स, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस, कंटिजेंसीज, ये सब पॉइंट्स उधर वापस रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस में वही तो दिखे ना अपने को। यस सर। सो हम लोग इंक्वायरी करके ये सब इसके बारे में एविडेंस तो अपन ऑब्टेन करेंगे, बट इसी के साथ साथ अगर अपने को लगता है एडिशनली, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस आल्सो। क्लियर एकदम? यस सर। So the identity of related parties and all the related party relationships, transactions, significant facts related to frauds or suspected frauds, non-compliance with laws or regulation, going concern assumption, subsequent date के events, commitment, contractual obligations or contingencies, material non-monetary transactions or transactions for which no consideration has been what received. करेक्ट है। सो इन चीजों के बारे में हम लोग को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है। सो यहां पे हम लोग ने क्या बात करी बच्चों, क्या बोल दिया अपन ने यहां पे कि वी हैव टू ऑब्टेन व्हाट, रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस। क्यों? अबाउट fulfillment of management's responsibility and for other matters. करेक्ट है एकदम? यस। रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस क्या बोला अपन ने, इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एविडेंस विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मैनेजमेंट। सो ये हमने बेसिकली मोटा मोटी अपन ने देख लिया। अभी अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, व्हेन वी रिक्वेस्ट द रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस, इधर दो बातें होगी। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्टेड will be what, either it will be provided or it will be not provided। ठीक है, प्रोवाइडेड तो ठीक है, बट नॉट प्रोवाइडेड तो भैया यहां पे फिर अपने दिमाग में फिर से एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि साले प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहा तू, मतलब क्या प्रॉब्लम है तेरे को, तू तो बोल रहा है ना हमने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में अग्री कर लिया ना कि तू सब कुछ बराबर करके देगा करके, फिर अब क्या प्रॉब्लम है, लिख के क्यों नहीं दे रहा तू। तो वही बात है यहाँ पे। सो इफ द मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड वन और मोर रिक्वेस्टेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, उनसे जाके डिस्कस करो क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर मैनेजमेंट की ईमानदारी पे फिर से रीवैल्यूएट कीजिए। जब अपन ने एक्सेप्टेंस के टाइम पे किया था ना, नाउ अगेन रीइवैल्यूएट। फर्स्ट टाइम इवैल्यूएट कहां किया था, टर्म्स और वो क्या बोलते हैं उसको, रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के पहले हमने मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी के बारे में बात करी थी, तो वापस से इसको रीइवैल्यूएट करिए, बराबर। एंड द इफेक्ट दैट मे हैव ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशंस एंड एविडेंस, एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन
including the possible effect on the conclusion in the practitioner's report. So यहाँ पे वो क्या करेंगे, अगर वो प्रोवाइड नहीं किया तो फर्स्ट पॉइंट, डिस्कस विथ मैनेजमेंट और दोज चार्ज्ड विथ गवर्नेंस. नंबर टू, री-इवैल्यूएट management's integrity and reliability of evidence and other written representations. And number three, the impact, बराबर, the potential effect on what, the conclusion. So take appropriate action for the possible effects on the conclusion. ठीक है, सो ये बात हो गई यहां पे. द प्रैक्टिशनर शैल डिस्क्लेम द ओपिनियन or withdraw from the engagement if withdrawal is possible if the practitioner concludes that sufficient doubt about integrity of the management and the written representations are not reliable or they do not provide the requested written representations. तो ऐसे केस में अपन ने ये रिव्यू एंगेजमेंट छोड़ देना है. ओके, गुड, यस. सो एक बार ये पूरा पूरा रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस का मामला आप गो थ्रू करेंगे, आप भी इसको रिव्यू करेंगे, फिर चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर. सो इजी है एकदम, ये पूरे अपने ऑडिट के स्टैंडर्ड्स जैसे ही है, बस वो रिव्यू के लिए अपन ने इसको यूज करना है. सो फटाफट एक बार गो थ्रू कीजिएगा, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप. पढ़ो पढ़ो, टाइम पास मत करो.
चलो 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 चलो, लास्ट 30 सेकेंड्स। डन। ओके, चल। सो अब यहां से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वो चार्ट लिखेंगे सारे, बाकी है ना पहले के भी सब लिखेंगे, डोंट वरी। सो इवेल्युएटिंग द एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोसीजर्स परफॉर्म। सो अपने को क्या करना है, इवेल्युएट करना है कि जो भी इतना सारा काम किया अपन ने अभी। सो यहाँ पे अपन ने एक स्टेप बाय स्टेप अपन ने देखा था। सो परफॉर्म अदर प्रोसीजर्स हमने देखा। इस अदर प्रोसीजर्स के बाद हमने ऑब्टेन क्या किया, वी ऑब्टेन व्हाट, रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस। इसके बारे में भी हमने स्टडी कर लिया। ठीक है। अब रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस ऑब्टेन करने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू डू व्हाट, इवैल्यूएट evidence obtained. So now we are going to evaluate the evidence, that is what we have obtained. ठीक है, चल। सो लेट्स गो अहेड एंड इवैल्यूएट द एविडेंस। देखते हैं कैसे करना है इसको, पता है आपको कैसे करना है, बस एकदम बढ़िया तरीके से, इजी है। Evaluate whether the sufficient appropriate evidence has been obtained, and if you feel that it is not, if not, the practitioner shall perform other procedures judged by the practitioner to be necessary to be able to form the conclusion. मतलब आपने बस सोचना है कि क्या आपको सही सही sufficient appropriate evidence मिला है या नहीं। Let's keep it simple. The practitioner may not have obtained the evidence that the practitioner had expected to obtain through design of preliminary inquiry and analytical procedures addressing the specific circumstances. In these circumstances, the practitioner considers that evidence obtained from the procedures performed is not sufficient to be able to form the conclusion on the financial statements. भाई सेम लिख रहा है वो। सो अगर आप इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स के माध्यम से अगर आपने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट नहीं किया है, सो बस यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू बी एबल टू फॉर्म अ कंक्लूजन। सो ऐसे केस में आपने क्या करना है, एक्सटेंड द वर्क, बराबर है, और परफॉर्म अदर प्रोसीजर्स। यही वापस से यहाँ पे लिखा हुआ है, चेक करना है, इवैल्यूएट वेदर कि जो तुमने एविडेंस ऑब्टेन किया है वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने एविडेंस ऑब्टेन नहीं किया है, परफॉर्म व्हाट, अदर प्रोसीजर्स, दैट इज व्हाट इज रिटन इन द सेकंड पॉइंट ऑल्सो। एंड ये अदर प्रोसीजर्स में क्या करना है अपन को, ये यहां पे लिख देता हूं मैं, यू एक्सटेंड द वर्क परफॉर्म और you perform what, other procedures। वही लिखा, गुड एकदम, यस। when neither of these is practicable in the circumstances, the practitioner will not be able to obtain sufficient appropriate। इतना करने के बाद भी अगर नहीं मिल रहा है, so you are not able to form the conclusion by this SRE to determine the effect on the practitioner's ability to complete the engagement. For example, if a member of management is unavailable at the time of review to respond to the practitioner's inquiries, if the practitioner is not able to obtain sufficient appropriate evidence, right, he has to consider the effect of such limitations। वैसे ही अपना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, इंक्वायरी करने के लिए मैनेजमेंट अवेलेबल नहीं है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के लिए एडिक्वेट रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, तो ये सारी बातें जो अपन ने पढ़ा है वो सब अगर अवेलेबल नहीं है तो यू हैव टू कंसीडर द इफेक्ट्स। इनेबिलिटी टू परफॉर्म स्पेसिफिक प्रोसीजर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ लिमिटेशन इफ द प्रैक्टिशनर इज एबल टू परफॉर्म बाय व्हाट, अदर प्रोसीजर्स। एक चीज नहीं कर सकते तो उसका अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स, इफ इट इज पॉसिबल टू परफॉर्म, इफ अल्टरनेटिव procedures are possible, if what, alternative procedures are possible। limitations on the scope of review imposed by management or other implications for review, such as practitioners consideration of areas where financial statements are likely to be materially misstated and engagement continuance। so क्या लिखा हुआ है, inability to perform,
The specific procedure does not constitute a limitation if you can obtain it by performing other procedures. Limitation on the scope of review, which is imposed by management, may have other implication, right, for the review, such as practitioners' consideration. एक सेकेंड है, मेरी गुड़िया जो है वो उसके मम्मी के फोन से वॉकी टॉकी पे ये कर रही है। ओके, चल। So by performing other procedures, so limitation on the scope of review, limitation on the scope of review imposed by management may have other implications for review, such as practitioners' consideration of areas where financial statements are likely to be materially misstated or engagement continuance. तो अगर limitation लगाया तो हम लोग को डाउट आ सकता है कि क्या वो एरिया मटेरियली मिसस्टेटेड है या नहीं है। ओके, सो इसमें इवेल्युएटिंग द एविडेंस में क्या बोला अपन ने, सिंपल शॉर्ट नोट बना लेते हैं इसकी। अदर implications, सो ये जो है ये बेसिक उसका इवेल्युएटिंग दी एविडेंस का जो है ये
समरी है यहाँ पे कि अपन को एविडेंस को जो है वो इवैल्यूएट कैसे करना है। क्लियर है एकदम। सो ये सारी बातें अपने को कंसिडर करनी है। ये पूरा हम लोग स्टिक नोट पे उधर ही चिपका के लिख देंगे, डोंट वरी। ठीक है। सो नाउ if you look at all these steps, first we determined materiality, we understood the engagement, then we performed inquiry and analytical procedures। ये पूरा पूरा काम हम लोग ने किया। दिख रहा है आपको, ये स्टेप बाय स्टेप अपन ने पूरा डिटेल में इसको स्टडी कर लिया। दिख रहा है आपको। फिर हमने स्पेसिफिक एरियाज के लिए देखा, अदर प्रोसीजर्स परफॉर्म करी, ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस। नाउ इट इज व्हाट द क्लाइमैक्स। अभी अपन किधर आ रहे हैं बॉस? क्लाइमैक्स पे आ रहे हैं अभी। चलो ये जो है ये अपना बचपन में अपन ने पढ़ा था ना मॉड्यूल 1 में, ओपिनियन कैसे देने का, वही सब कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा। फटाफट चलो इसको अभी रीड करते हैं। फॉर्मिंग द प्रैक्टिशनर्स कंक्लूजन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। In forming conclusion, the practitioner shall consider the impact of uncorrected misstatements identified during the review and in the previous year's review as a whole, and qualitative aspects of the accounting practices, including the indicators of possible bias in management judgment। तो जब हम लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं तो हमने कौन सी दो बातों पे फोकस करना है कि कुछ मिसस्टेटमेंट्स हम लोग को मिली थी, जैसे सब्सिक्वेंट इवेंट्स जो हमने देखा उसका एडजस्टमेंट करना चाहिए था, आपने उसका एडजस्टमेंट हमने करने को बोला था, आपने कर दिया, गुड। बट अगर नहीं किया है तो इट इज व्हाट एन अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। हम लोग को वो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स को ध्यान में रखना है। और दूसरा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को देखना है, वो क्या है कि मैनेजमेंट कितना बायस था, कितना इंटरनल कंट्रोल्स को लेके वो लोग कितना सिंसियर थे, राइट। तो जजमेंट्स, एस्टिमेट्स उन्होंने किस तरीके से कैलकुलेट किया, गोइंग कंसर्न के लिए जो प्लान्स उन्होंने बनाए वो इंफॉर्मेशन कैसी दी। तो ये सारी बातें जो है ये हमने क्या करना है, वी हैव टू थिंक व्हेन वी आर कंक्लूडिंग व्हाट आर रिपोर्ट। सो इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग अ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, बराबर है, दैट इट शुड बी फ्री फ्रॉम, दैट इज इट शुड बी फ्री फ्रॉम material misstatement। So we have to see the overall presentation structure and content of the financial statements। मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी देखना है, उसके अंदर गलतियां है या नहीं है जो सामने आ रही है वो भी देखना है। Whether financial statements including related notes appear to represent the underlying transactions and events in the manner that achieves fair presentation or gives true and fair view in the context of financial statements as a whole। So it should be free from material misstatements। So ये दो बातें अपने को देखनी है और फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के समय पे ये बातें ध्यान में रखनी है। द प्रैक्टिशनर्स कंक्लूजन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स whether unmodified or modified shall be expressed in appropriate form and context as according with the applicable financial reporting framework। So दो बातें कौन सी कंसिडर करनी, समझ में आ गया? Yes। अनमॉडिफाइड कंक्लूजन मतलब क्या है? वी से दैट देयर आर नो मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। अपने ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया कि जिससे हम लोग कह सके कि मालिक यहाँ पे कुछ गड़बड़ है करके। द प्रैक्टिशनर शैल एक्सप्रेस एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन। ये समझ में आ जाएगा आपको, हमने ऐसे 700 पूरा पढ़ा था तो उसी लाइंस पे है दोस्तों, ठीक है। ऐसा स्ट्रेस मत लेना कि सर इतना कंटेंट दिख रहा है तो कैसे हो पाएगा, याद कैसे होगा, कोई टेंशन नहीं है। So the practitioner shall express an unmodified opinion on the report of financial statements as a whole when the practitioner has obtained what's the difference over here? Obtain what? Limited assurance। Starting में बताया था ना कि here we talk about what? Limited assurance and not reasonable assurance। जब हम लोग ऑडिट करते हैं तो उस समय पे हम लोग रीजनेबल बोलते हैं। यस, टू कंक्लूड दैट मैंने कहा था ये नेगेटिव अश्योरेंस। अनमोडिफाइड में कैसे बोल रहे हैं? Nothing has come to the practitioner's attention that causes the practitioner to believe that financial statements are not prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework। बेटा इसके अंदर ये नथिंग और ये नॉट, ये ध्यान में रखने का। दो नेगेटिव्स है तो वो पॉजिटिव बोल रहा है, हाँ ये ध्यान में रखना। और ये कैसा है देखो, वो क्या बोल रहा है, लिमिटेड अश्योरेंस का जो है ना, ये इसमें हम लोग नेगेटिव एक्सप्रेशन देते हैं। इसमें कैसा, ये नेगेटिव एक्सप्रेशन है, ये पॉजिटिव नहीं। तो अपन कैसा बोलते हैं,
देख भाई, एकदम सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाता हूं कि सिंपल सिंपल तरीका है। आप पढ़ाई कर रहे हो और मम्मी जो है काम से कहीं बाहर जाने वाली है, और उस समय पे क्या होता है, आपके जो बड़े भाई या बड़ी बहन जो है, उसको मम्मी ने बोला कि बेटा इसके ऊपर ध्यान रखना कि ये पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, टाइम पास तो नहीं कर रहा है ना कहीं। तो आपने एज अ, जो आपका जो बड़ा भाई बड़ी बहन है, उसने कहा कि ओके मम्मा, मैं ध्यान रखता हूं। अभी जब आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन अगर बार बार आके चेक कर रहे हैं आप पे, नजर रख रहे हैं, बार बार दरवाजा खोल के देख रहे हैं कि तू पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, बराबर, वो बार बार जाके देख रहा है, बराबर, और फिर जब मार्केट से मम्मी आ जाती है वापस से, और मम्मी बड़े भाई को पूछती है, बड़ी बहन को पूछती है कि क्या ये छोटू पढ़ रहा था क्या, तो वो किस हिसाब से बोलता है, वो क्या बोलता है, वो हाँ मम्मी, मेरे नजर में, मेरे ओपिनियन में ये पढ़ रहा था क्योंकि मैंने बार बार जाके देखा है। सो मम्मी को क्या मिला, एक रीजनेबल एश्योरेंस की हाँ, बड़ा भाई बार बार जाके चेक कर रहा था और उसने देखा कि वो पढ़ाई कर रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। तो मम्मी को ऐसा जो अश्योरेंस मिला वो क्या था, रीजनेबल अश्योरेंस था। सिचुएशन को चेंज करते हैं अभी, वो जो आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन है ना, बस यहां से मतलब आप एक्टिव, वो एक्टिवली आके नहीं देख रहे थे कि आप सही में पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, एक्टिवली नहीं देख रहे थे वो पढ़ाई कर रहे कि नहीं कर रहे, बस यहां से अभी पानी पीने के लिए निकले तो बस तेरे ऊपर नजर डाल दी, बराबर है, वो वापस से कुछ खाने के लिए किचन में गया तो तेरे ऊपर नजर डाल दी। तो आप समझिए, वो ऐसे एक्टिवली आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये नहीं देख रहे थे, बस क्या हुआ, आते जाते ऐसे ऊपर ऊपर से देख रहे थे कि भाई तू पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा, बराबर से। फिर मम्मी आई और मम्मी ने पूछा कि क्या बेटा ये पढ़ रहा था क्या, तो वो क्या बोल रहे हैं, हाँ मेरे को ऐसा ध्यान में तो नहीं आया कि ये नहीं पढ़ रहा था, मेरे को ऐसा ध्यान में नहीं आया कि वो नहीं पढ़ रहा था, जितना मेरे को दिख रहा है वो पढ़ रहा है, मैंने ऐसा एक्टिवली जा जाके तो नहीं देखा, बट जितना देखा उससे तो मैं कह सकता हूं कि हाँ वो पढ़ रहा है करके। सो अभी ये भरोसे का जो लेवल है वो क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया ना, इसी को बोलते हैं लिमिटेड एश्योरेंस। सेकेंड सिचुएशन में यही ओपिनियन यहां पे इस ब्रैकेट में आपको दिख रहा है, वो क्या कहता है, नथिंग हैज कम टू द प्रैक्टिशनर्स अटेंशन that causes him to believe that the financial statements are not prepared in all respects in accordance with the applicable financial reporting framework। समझा गया बात को, वो बोलता है मेरे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है कि जिससे मैं ये कह सकूं कि ये सही नहीं है करके। तो ये लिमिटेड अश्योरेंस है, रीजनेबल अश्योरेंस नहीं है। रीजनेबल अश्योरेंस में अपन जा जाके देखते हैं, ये अपन क्या अपने सामने जितना आया, जितना इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर के सामने मेरे पास जितना इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूं। समझ में आया अभी, यस। तो इसको बोलते हैं क्या, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। क्या है भाई, कंफ्यूज मत होना, ऐसा नथिंग या ऐसा नॉट देख के आपको लगेगा अरे ये तो मॉडिफाइड ओपिनियन, ना ना ना, इट इज अनमॉडिफाइड, पूरा पढ़ने का है, ठीक है, यस। So when the practitioner expresses an unmodified conclusion, right? जब भी वो practitioner एक unmodified conclusion देता है, the practitioner shall, unless otherwise required by the law, use the following phrases. So क्या phrase use करने का, based on our review, यही बात हो गई ना भाई, based on our review। अपन क्या बोलते हैं, in our opinion, ऑडिट में क्या बोलते हैं, in our opinion, इधर क्या बोलने का, based on our review। Nothing has come to our attention that causes us to believe that financial statements do not give true and fair view, or do not present fairly in all material respects in accordance with the financial reporting framework। जब ये ओपिनियन हम लोग कैसे दे रहे हैं, in accordance with the fair presentation framework। बट जब कंप्लायंस फ्रेमवर्क के हिसाब से अपन बोल रहे हैं तो वो क्या बोलता है यहाँ पे, अगेन बेस्ड ऑन अ रिव्यू, nothing has come to our attention that causes us to believe that the financial statements are not prepared in all material respects in accordance with what, the financial reporting framework। so दोनों में कैसा डिफरेंस है, ऑडिट वाले ओपिनियन में और रिव्यू वाले ओपिनियन में।
आप चाहे तो आप जब ये चैप्टर अपना भी आज का सेशन जब एंड हो जाएगा तो आप ये दोनों चीज को इसको एस ए 700 के साथ कंपेयर करो तो आपको दोनों में वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन एस ए 700 में है ना, उसके साथ कंपेयर करो तो आपको दिख जाएगा कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है, सो ये बात हो गई अपनी अनमॉडिफाइड ओपिनियन के लिए जिसमें अपन कहते हैं कि सब बढ़िया है और हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है। सो दिस इज व्हाट वी गिव मेरा बच्चा, लिमिटेड अश्योरेंस। आई होप आपको ये अच्छे से बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा ना। यस, अभी बच्चों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट, मॉडिफाइड कंक्लूजन की। मॉडिफाइड ओपिनियन मतलब the practitioner shall express a modified conclusion in the practitioner's report on the financial statements as a whole when the practitioner determines based on the procedures performed and the evidence obtained that the financial statements are materially misstated। मतलब कंक्लूजन में अपन क्या कह रहे हैं, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, या तो एविडेंस उसको नहीं मिला, unable to obtain the evidence, right, unable to obtain evidence, and we feel that the effects on the financial statements, right, are what material for the financial statements as a whole। मतलब एक अपन क्या कह रहे हैं यहाँ पे we have obtained what, obtained evidence, obtained evidence, एंड यहां पे हम लोग कह रहे हैं अनेबल टू ऑब्टेन, करेक्ट है। इसमें हम लोग कह रहे हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या कहेंगे, है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या कहेंगे, है। और यहां पे अनेबल टू ऑब्टेन के वजह से हम लोग ये नहीं बोल सकते कि उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू ऑब्टेन एविडेंस। So when the practitioner modifies the conclusion expressed in the financial statements, the practitioner shall, जैसा अपन ओपिनियन दे रहे हैं उसके हिसाब से यूज करने का, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर, ऐसा वो कंक्लूजन के लिए यूज करने का, एंड देन प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन की आपको रीजन देना है कि किस वजह से आप वो ओपिनियन दे रहे हो, जो हम लोग बेसिस फॉर पैराग्राफ देते हैं वैसा, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल बेसिस फॉर क्वालिफाइड, बेसिस फॉर ऐसा आपको ये डिस्क्रिप्शन देने का है। सो ये डिस्क्रिप्शन मतलब यहाँ पे आपको सर जी बेसिस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ आपको देना है इन अ सेपरेट पैराग्राफ इन द रिपोर्ट इमीडिएटली बिफोर द कंक्लूजन पैराग्राफ। क्लियर एकदम, यस। सो क्या क्या होगा यहाँ पे, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग सिचुएशन 1 में देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मट, इजी है ना एकदम, कहा था मैंने सिंपल रीडिंग, कोई स्ट्रेस नहीं है। So when financial statements are materially misstated, right? So if the practitioner determines that financial statements are materially misstated, he shall express either a qualified opinion or he will give an adverse opinion। करेक्ट है एकदम। क्वालिफाइड कब देगा, आप सबको पता है, जब इसके इफेक्ट क्या है, मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है, और इसके इफेक्ट मटेरियल है और परवेसिव भी है, ये हमने पता है अपने को। So when the practitioner concludes that the effect giving rise to are material but not pervasive to the financial statements, and adverse conclusion when the effects are material as well as what, pervasive। सही है एकदम। तो ये बात हो गई, चलो आगे बढ़ते। When the practitioner expresses a qualified conclusion on the financial statements because material misstatement, the practitioner unless otherwise required by the law use one of the following phrases। अगर हम लोग क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं तो क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या कहते हैं अपन यहाँ पे कि सब्जेक्ट टू, बराबर के नहीं, यस सर, एक्सेप्ट फॉर, ऐसा। सो बेस्ड ऑन अ रिव्यू एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड कंक्लूजन पैराग्राफ, फिर ये अपना क्वालिफाइड वाला वापस से आ जाता है, एक्सेप्ट फॉर सेम लाइंस पे चल रहा है। Nothing has come to our attention that causes us to believe that financial statements do not give true and fair view or do not present fairly in all material respects in accordance with the financial reporting framework। या तो दूसरा ये फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के बाद कंप्लायंस फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो फिर से एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स डिस्क्राइब
सो नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन, ऐसा ऐसा ये है। तो जब हम लोग क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं तो ये अपने को बात करना है, बट यही अगर हम लोग क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे बिकॉज ऑफ व्हाट, अनेबल टू ऑब्टेन एविडेंस, तो वो इफेक्ट्स के जगह वो पॉसिबल इफेक्ट्स होगा, वो हम लोग आगे पढ़ लेंगे। सो व्हेन द प्रैक्टिशनर एक्सप्रेसेस एन एडवर्स कंक्लूजन, अभी ये क्वालिफाइड का हो गया ये, अभी एडवर्स कंक्लूजन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द प्रैक्टिशनर शैल अनलेस अदरवाइज रिक्वायर्ड यूज द फॉलोइंग बेस्ड ऑन आर रिव्यू। अब एडवर्स मतलब वो तो कंक्लूड कर रहा ना भाई कि गलत है करके, सो वो बोल देगा बेस्ड ऑन आर कंक्लूजन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर, या अगर वो ये है बेस्ड ऑन अ रिव्यू ड्यू टू द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स। सो ये जो है एडवर्स में, डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड, ऐसा खत्म एकदम, सो सिंपल। बस वहां पे इन आर ओपिनियन मत लिखना वर्डिंग्स, बेस्ड ऑन आर रिव्यू ड्यू टू द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर, ऐसा वर्डिंग वैसा आना चाहिए। जमा यहां तक, यस। इन द बेसिस फॉर कंक्लूजन पैराग्राफ, basis for conclusion paragraph, the material misstatement that give rise to either qualified conclusion or adverse, the practitioner shall describe and quantify the effects, explain how the disclosures are misstated, give the narrative disclosures, and describe the nature of omitted information if material misstatement results into non-disclosure. Narrative accounting disclosures are an integral part of corporate financial reporting package. They are deemed to provide a view of the companies through the eyes of management. The narratives represent management's control of corporate events and are largely discretionary. Now next, inability to obtain sufficient appropriate evidence. If the practitioner is unable to form the conclusion due to inability to obtain evidence, तो ऐसे केस में वो कौन सा ओपिनियन देगा, एक तो क्वालिफाइड देगा या डिस्क्लेमर देगा। सो क्वालिफाइड कब देगा वो, इसके जो पॉसिबल इफेक्ट्स है, वर्ड्स क्या बोला, पॉसिबल इफेक्ट्स, कुड बी व्हाट, मटेरियल बट नॉट परवेसिव। बट डिस्क्लेमर कब देगा, जब पॉसिबल इफेक्ट्स आर बोथ मटेरियल एंड परवेसिव। सो ऐसे केस में वो क्या करेगा, पहले तो विड्रॉ कर लेगा इफ परमिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन, राइट। सो देयर इज अ लिमिटेशन imposed by the management and due to this the practitioner is unable to obtain sufficient. The practitioner has determined that possible effects are material and pervasive and it is possible under law and regulation. तो पहला चॉइस आपका क्या होगा, डिस्क्लेमर नहीं देने का। ये हमने ऐसे 705 में भी पढ़ा था कि पहला चॉइस, अगर आपको डिस्क्लेमर देने के लिए बात हो रही है तो डिस्क्लेमर ऐसा लग रहा है आपको, सो पहली चीज तो आपने क्या कर लेनी की, विड्रॉ। अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है, बराबर के नहीं, तो ऐसे केस में फिर उसने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देने का। When the practitioner expresses a qualified conclusion on the financial statements, he shall use the following phrases. Same phrases है, बस यहां पे अपने को ये except for क्या वर्ड यूज करने का है, possible effects, बाकी वो सेम है, क्वालिफाइड के साथ अनक्वालिफाइड ओपिनियन, एक्सेप्ट फॉर वापस से possible effects, ये अपना ओपिनियन। सो ये हो गया क्वालिफाइड के लिए, right? When disclaiming the conclusion on the financial statements, the practitioner shall describe that due to the significance, we are unable to obtain sufficient and appropriate evidence, and therefore we do not express what a conclusion. In basis, in relation to either qualified conclusion due to inability, or when the disclaimer of the opinion, he shall include the reasons. He shall include the reasons for inability. क्लियर एकदम, यस। एंड अब उसके बाद फाइनली इवेंचुअली वी कम टू व्हाट, द रिपोर्ट। ओके, सो लेट्स कम टू द रिपोर्ट नाउ। इसका भी प्लेन रीडिंग, एग्जाम में ये ऐसा रिपोर्ट ड्राफ्ट करने को नहीं आएगा आपको, बस पता होना चाहिए कैसा बनता है, क्या क्या चीजें हैं, फोकस करें। टाइटल, एड्रेसी जम रहा है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, आइडेंटिफाई दी
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिव्यूड, रेफर टू द समरी, सेम 700 में पढ़ा था जो, एंड स्टेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन व्हाट रिव्यूड, वहां पे अपन लिखते थे ऑडिटेड. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, that is the preparation of financial statements, right, and whether they are free from material misstatements. If they are special purpose financial statements, you have to describe the purpose of the financial statements, if necessary, the intended users or reference to the note, and if management has a choice of financial reporting framework of such financial statements, reference within the explanation of management's responsibility. Description of practitioner's responsibility, F wala point. Description of the review of financial statements and the limitations of the following statements. A review engagement is a limited assurance engagement. He performs what basically inquiry and analytical procedures. They are less than performed in an audit conducted in accordance with the SA. Then the conclusion given on the financial statements as a whole, right? And reference to the applicable financial reporting framework. Practitioner's conclusion, if it is modified, appropriate heading, and a paragraph under appropriate heading that provides a description of the matter being giving rise to modification. Practitioner's obligation under SRE to comply with ethical requirements. Date, signature and place. एक बार शांति से पूरा पूरा एंड टू एंड लाइन बाय लाइन आइटम आप लोग पढ़ेंगे. इसको चालू हो जाओ.
चलो सही है, यस ओके। सो ये वाला जो पार्ट है सुंदर अक्षरों में यहाँ पे लिखेंगे होमवर्क, ये सब आप पढ़ेंगे, एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ, ठीक है, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज बराबर व्हेन रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन, एंड डॉक्यूमेंटेशन जो हमने पूरा काम किया था। ऑडिट वर्सेस रिव्यू हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। सो क्या क्या आपको पढ़ना है, एम्फोसिस ऑफ मैटर, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट, ये रीड करके आना। कल हम लोग फिर यहां से कंटिन्यू करेंगे और ऑडिट और रिव्यू का डिफरेंस क्या है वो स्टडी करेंगे, एंड देन we will move ahead and talk about the review of interim financial information performed by independent auditors of the entity, right? SRE 2400 ये कोई बाहर का प्रैक्टिशनर आके रिव्यू कर रहा था। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर ऑडिटर ही खुद अगर रिव्यू कर रहा है तो क्या बात होगी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। सो छोटा सा पार्ट रहेगा ये अपना SRE 2410 को लेके, और उसके बाद हम लोग जो नोटिंग है वो करेंगे, एंड इफ टाइम परमिट्स देन विल स्टार्ट विद द 11th चैप्टर एज वेल, ओके ओके। सो कल पूरा राइटिंग वाइटिंग कर लेंगे, पूरा ये सब समझेंगे, और फिर कल ये चैप्टर खत्म, राइट? ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट 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 डे, बाय बाय। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और बहुत ज्यादा मजे में होंगे। दोस्तों कल हम लोग ने जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया सा चैप्टर हम लोग ने स्टार्ट करा था, जो बात कर रहा था अबाउट व्हाट रिव्यू एंगेजमेंट्स के बारे में, राइट? तो चर्चा हो रही थी ऐसे SRE नंबर 2400 विच टॉक्स अबाउट रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बराबर है? यस। तो यहां पे हम लोग ने कल बहुत सारी बातें देखी कि हम लोग को जो है वो SRE किसके बारे में डील करता है, राइट? उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अपने को कैसे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना है थ्रू इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को अग्री करना है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, कब एक्सेप्ट करना कब नहीं करना, उसके बारे में बात करी। और उसके बाद हम लोग कल जाते जाते चर्चा कर रहे थे अबाउट परफॉर्मिंग द प्रोसीजर्स। परफॉर्मिंग द प्रोसीजर्स में हम लोग ने बात करी कि अपने को इंक्वायरी करना है और साथ ही साथ अपने को एनालिटिकल प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना है। इंक्वायरी की बात जब करें तो हमने कहा कि इट इज बेसिकली टू सीक इंफॉर्मेशन, राइट? एंड इट कैन बी डन अबाउट वेरियस मैटर्स जो हमने देखा, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, इट कैन बी अबाउट व्हाट सब्सिक्वेंट इवेंट्स, गोइंग कंसर्न, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, कमिटमेंट्स, इनके बारे में हम लोग ने सब क्या किया था, बातचीत करी थी, करेक्ट? एकदम यस सर। तो बेटा उसके बाद फिर हम लोग ने एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बारे में चर्चा करी। एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बारे में हमने ये कहा कि देखिए एनालिटिकल प्रोसीजर्स में हम लोग ने क्या कहा था कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो एडिक्वेट होना चाहिए, वो प्रॉपर होना चाहिए, और उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना एनालिटिकल प्रोसीजर्स दो आइटम्स के बीच में हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। तो ऐसा जो है वो हमारा डिस्कशन अपना SRE 2400 पे हुआ था। आज अभी हम लोग मिलते हैं और बात करने आए हैं कि आखिर ये इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन रिव्यू। इंक्वायरी क्या होता है और एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होता है, ये तो हमने स्टडी कर लिया था। आज जो है वो चर्चा हो रही है कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है रिव्यू में। तो इधर ये जो पहले जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, तो ये जो है दोस्तों ये इंक्वायरी के लिए पॉइंट्स है, ये दीज आर द पॉइंट्स इन रिलेशन टू व्हाट इंक्वायरी। तो देखते क्या लिखा भाई यहां। सो वो क्या कह रहा है, बेसिकली इंक्वायरी जो है ना ये क्यों होता है, इट इज बेसिकली द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ व्हाट द एविडेंस दैट वी ऑब्टेन अबाउट द मैनेजमेंट्स इंटेंट। कि मैनेजमेंट जो बेटा कामकाज कर रहा है, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर और प्रेजेंट कर रहा है, कैसे इंटरनल कंट्रोल्स को डिजाइन किए गए हैं, कैसे एस्टिमेट्स को मेजर किया गया है, कैसे वो लोग सब्सिक्वेंट इवेंट्स को अकाउंट फॉर करते हैं। बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड
इसके बारे में जो एविडेंस हम लोग को चाहिए, ये सारा एविडेंस हम लोग को किससे मिलेगा? ये हम लोग को मिलेगा इंक्वायरी के माध्यम से। कि मैनेजमेंट के इंटेंशंस को यदि आपको समझना है तो भाई मैनेजमेंट से जाके उसे पूछिए। दैट इज व्हाट इज इंक्वायरी, राइट? इंक्वायरी मतलब टू सीक इंफॉर्मेशन। तो मैनेजमेंट से जाके ये सवाल जवाब करने के और अपन ने क्या करने का? इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर लेने का। इट्स दैट सिंपल। अब बट क्या है ना, आप समझिए, ये इंफॉर्मेशन तो मिलता है और हम लोग ये भी कहते हैं कि यस बॉस, इट इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एविडेंस दैट इज ऑब्टेन्ड थ्रू व्हाट? इंक्वायरी। बट देखो इंक्वायरी का जो है ना एक डीमेरिट भी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड डीमेरिट कैसा है सर, मतलब समझा नहीं। देखो क्या होता है ना, हम मैनेजमेंट को उनके इंटेंशंस के बारे में पूछते हैं, क्या काम हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, किस तरीके से, आपने क्या एक्शंस लिए, क्या कंट्रोल्स लगाए, ये सब बातें हम लोग उनसे पूछते हैं। बट टेल मी गाइस कि अगर उन्होंने कहीं कुछ गड़बड़ करा होगा तो क्या वो ईमानदारी से अपने को सारा सारा बता देंगे कि भाई हमने ये गलत किया? वो कल का पॉइंट आपको याद आता होगा कि इफ देयर इज अ डाउट रिगार्डिंग मैनेजमेंट्स इंटीग्रिटी एंड इट इज अफेक्टिंग योर परफॉर्मेंस, यू शुड नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट। तो भाई ऑब्वियस सी बात है ना कि मैनेजमेंट पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन अपने को बराबर से नहीं देगा ना। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये जो इंफॉर्मेशन है ये इंक्वायरी के माध्यम से आया, वो लिमिटेड है। क्या बोल रहे? दिस इंफॉर्मेशन दैट इज ऑब्टेन्ड अबाउट द मैनेजमेंट्स इंटेंट इज व्हाट? लिमिटेड। दिस इंफॉर्मेशन अवेलेबल, ये क्या है? लिमिटेड है, सीमित तक। होल एंड सोल कंप्लीट इंफॉर्मेशन भाई नहीं मिल रहा तेरे को। होल एंड सोल कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है ना? बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग इंक्वायरी नहीं करेंगे। सो अपन क्या करेंगे? द सेकेंड पॉइंट, इंक्वायरी करके बेसिक इंफॉर्मेशन तो ले ले, बट सिंस इसका एक क्या है? लिमिटेशन है कि ये इंफॉर्मेशन सीमित है आपके लिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है आपको। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट यू डू इज बच्चा, you obtain what? The understanding of the management's past history। तो मैनेजमेंट का जो है ना पास्ट जो है ना, वो पास्ट को समझो। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट्स पास्ट हिस्ट्री। तुम उसका पास्ट हिस्ट्री को समझो भाई। समझा क्या बात को? सो व्हेन यू अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट्स पास्ट हिस्ट्री, राइट, सो ऐसे केस में क्या हो जाता है कि तुमको उनके इंटेंशंस क्या है, बराबर तुम्हें पता चलेगा कि वो सब जो काम उन्होंने किया है उसके पीछे का रीजन क्या है। सो यू नो द इंटेंशंस, you know the reasons for choosing a particular course of action और ability of the management कि वो काम उसको किस तरीके से करेंगे। तो जब आप मैनेजमेंट की ये पूरी पास्ट हिस्ट्री को समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, तो उन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए दिस अंडरस्टैंडिंग विल कॉर्बोरेट द एविडेंस व्हिच इज ऑब्टेन्ड थ्रू व्हाट? इंक्वायरी। कॉर्बोरेट का मतलब क्या है सर? कॉर्बोरेट का मतलब होता है टू कंफर्म। कॉर्बोरेट का मतलब क्या होता है? कॉर्बोरेट का मतलब होता है टू कंफर्म। कॉर्बोरेट का मतलब क्या होता है? टू कंफर्म। सो हम लोग उस एविडेंस को क्या करना चाहते हैं दोस्तों? उस एविडेंस को हम लोग कंफर्म करना चाहते हैं। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड, आपको समझ में आया क्या? यहां पे क्या किया अपन ने यहां पे? सो यहां पे व्हाट हैपेंड ओवर हियर इज, ये प्रैक्टिशनर है, ये प्रैक्टिशनर ने क्या किया? इंक्वायरी किया। किससे इंक्वायरी किया? मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट ने क्या किया? इंफॉर्मेशन दी। मैनेजमेंट ने इंफॉर्मेशन दिया, बट क्या हुआ? ये जो इंफॉर्मेशन है ये इंफॉर्मेशन लिमिटेड है। उन्होंने ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं प्रोवाइड करी अपने को, करेक्ट है? सो ऐसे केस में अपन इंक्वायरी करना छोड़ देंगे क्या? आंसर इज नो। सो अपन क्या करेंगे? मैनेजमेंट की जो पास्ट हिस्ट्री है
मैनेजमेंट की पास्ट हिस्ट्री, इन्होंने क्या कारनामे करे थे, इस पास्ट हिस्ट्री को भी अपन क्या करेंगे बॉस, इस पास्ट हिस्ट्री को भी अपन समझेंगे। बॉस समझ में आएगा, इस पास्ट हिस्ट्री को भी अपन क्या करेंगे, इस पास्ट हिस्ट्री को भी अपन समझेंगे, ताकि इससे क्या हो जाएगा, अपने को अंडरस्टैंडिंग मिलेगा अबाउट मैनेजमेंट्स इंटेंशन, देयर एबिलिटी, राइट, क्या काम करते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों कंफर्म हो जाएंगे चीजें जो हमने अंडरस्टैंडिंग लिया है। पॉइंट नंबर 1 समझा। तो इंक्वायरी के लिमिटेशन है, बट उसको दूर कर सकते हैं बाय ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मैनेजमेंट पास्ट हिस्ट्री। सो ये जो ब्रैकेट में जो डाल रहा हूं ना मैं, ये जो है ये मेन पर्पस है जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। जाहिर सी बात है, ये सब करने के लिए वी हैव टू मेंटेन व्हाट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, दैट वी ऑलवेज हैव टू बी व्हाट बेटा, we always have to be alert to what the circumstances that may indicate potential misstatements, बराबर, कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है। During evaluation of the responses provided by the management is important to enable the practitioner to evaluate any matters that would cause the practitioner to believe that the financial statements may be materially misstated। तो इवैल्यूएट जब कर रहे हो ना आप रिस्पॉन्स को, आप मैनेजमेंट ने आपने मैनेजमेंट को पूछा, उन्होंने आपको कुछ जानकारी दी, बट उसका कैरेक्टर आपको पता है, उसका कैरेक्टर ढीला है, बट ये बोल रहा है ऐसा ऐसा हम लोग बहुत भारी कर काम करे, इंटरनल कंट्रोल हमारा 0 टॉलरेंस है, बट आपको दिख रहा है उनका पास्ट हिस्ट्री में कैसा कुछ कांड किया हुआ है उन्होंने। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपने हमेशा क्या रहना है, अलर्ट रहना है। क्लियर है एकदम? यस। So performing this inquiry also assists the practitioner in obtaining or updating practitioners' understanding of the entity, its environment, and the areas where misstatements are likely to arise। तो ये इंक्वायरी करोगे तो आपका नॉलेज बेस भी क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या आखिर हो रहा है। तो समझ में आया कि इंक्वायरी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। क्लियर है एकदम बात? यस सर। सो फटाफट बोलो, इंक्वायरी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। नंबर 1, इंक्वायरी इसके लिए सर इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए लिमिटेड है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट का अंडरस्टैंडिंग भी लेते हैं, बट इंक्वायरी करना नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और हमें इंक्वायरी के माध्यम से जब हम लोग को रिस्पॉन्सेस को इवैल्यूएट करते हैं तो वी हैव टू बी व्हाट, अलर्ट। दैट इज वी हैव टू मेंटेन एन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, जिससे हम लोग को पता चल सकता है कि क्या कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, कि जिसके वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी मटेरियली मिसस्टेटेड। एंड लास्टली बात होती है कि बाबा ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग लेंगे, अपना नॉलेज बेस अपने को अपडेट करना पड़ेगा ना, तो ये सब कैसा होगा, थ्रू इंक्वायरी। क्लियर एकदम? यस। उसके बाद इन रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर, इट ऑल्सो असिस्ट। ये कैसे मदद करता है भाई, एनालिटिकल प्रोसीजर आपकी कैसे मदद करेगा, आइए चलिए देखते हैं। सो इट असिस्ट द प्रैक्टिशनर इन नंबर 1, obtaining updating the practitioner's understanding, chim to chim, about what entity, environment and the areas में, क्योंकि आप एनालिसिस करोगे ना तो ऐसा ऐसा है तो वैसा वैसा होना चाहिए। उसके बाद आइडेंटिफाइंग इनकंसिस्टेंसीज और वेरिएंसेस फ्रॉम द एक्सपेक्टेड ट्रेंड्स, वैल्यूज और नॉर्म्स, बराबर के नहीं। तो एनालिटिकल प्रोसीजर तो ये होता है, इट इज अ स्टडी ऑफ, कल बताया था ना, इट इज अ स्टडी ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप। क्रेडिट सेल्स है तो डेटर्स इतने होने चाहिए, तुम्हारा लास्ट ईयर इतना डेटर्स था तो इस साल इतना होना चाहिए, अगर लास्ट ईयर उतना क्रेडिट सेल था तो इतने डेटर्स थे, इस साल इतना क्रेडिट सेल है तो प्रोपोर्शन में उतने डेटर्स होने चाहिए। रिकवरी कब हो रहा है, उनका टर्न अराउंड टाइम क्या है, फिक्स्ड एसेट है तो डिप्रिसिएशन होना चाहिए, सिक्योर्ड लोन है अनसिक्योर्ड लोन है तो इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए, कितना मैग्नीट्यूड का लोन है, ये सब आपको रिव्यू करने के लिए काम में आता है। सो आइडेंटिफाइंग इनकंसिस्टेंसीज, देन व्हाट डज इट से, providing corroborative evidence in relation to other inquiries or analytical procedures already performed। कंफर्म कर लेते ना भाई। आपको एक बात बताओगे, जब आप ऑफिस में काम करते हो ना, आपके जो सर है, सर रिव्यू लेते हैं आपका, रिव्यू है ना, आज मेरा रिव्यू है सर, तो ये रिव्यू कैसे करते हैं सर आपके, दो चीजें आपके साथ करते, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर।
तेरे को बार बार पूछते तूने ये चेक किया क्या, वो चेक किया क्या, इससे किया क्या, वैसे किया क्या, ये काम किया क्या, वो काम किया क्या, तेरे को पूछते कि नहीं? हाँ पूछते ना सर। फिर उसके बाद इंक्वायरी के बाद वो बोलते हैं भाई लास्ट ईयर का इनका जो है ना, ये ऐसा ऐसा पर्टिकुलर आइटम ऐसा था, स्टॉक्स इतने थे, तो उसका वो प्रोविजन करा क्या, बराबर ऑब्सोलेसेंस का, वारंटी वारंटी क्लेम्स का प्रोविजन करा क्या? आप बोलते हो सर आप तो आज तक कभी ऑफिस नहीं आए, बट आपको कैसा मालूम? ये सब चीजें होनी चाहिए बाबा, ये है एनालिटिकल प्रोसीजर। तो इससे एक तो आप इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हो, या तो जो ऑलरेडी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको आप कंफर्म कर सकते हो। समझ में आया? कॉर्पोरेटिव एविडेंस and serving as additional procedures when practitioner becomes aware of the matters that causes him to believe that statements may be what materially misstated, ऐसा। तो इसीलिए हमारे लिए एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी जो है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? यस, तो ये दोनों पॉइंट्स पढ़ो, फिर इन्होंने एक डेटर्स का ही ऐसा एग्जाम्पल दिया है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सो पहले ये इंक्वायरी क्यों इंपॉर्टेंट है और एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो चलो डन। सो लेट्स गो अहेड फ्रॉम हियर। सो नाउ द एडिशनल प्रोसीजर्स के लिए एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। An example of such additional procedure is comparative analysis of monthly revenue cost figures across profit centers, branches, or other components of the entity to provide evidence about financial information contained in line items or disclosures made in the financial statements. So, comparative analysis. Various methods may be used to perform analytical procedures, ranging from simple comparisons to performing complex analysis using statistical techniques. The practitioner may, for example, apply analytical procedures to evaluate financial information underlying the financial statements and assessment results for consistency with the expected values. Analytical procedures में अपने को क्या करना है? सिंपल है, we just check for what consistency with the expected results, with the past information, with the budgets, जो भी कुछ है उसके हिसाब से. Expectations may be developed from the practitioner on information obtained from the relevant sources like information regarding industry in which it operates. तो बेसिकली एनालिटिकल प्रोसीजर्स में हम लोग ये एडिशनल प्रोसीजर्स कर रहे हैं। ये क्या है? एक कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरिजंस की बात हो रही है यहाँ पे, या तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज करके। बट जस्ट सिंपल क्या है यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर में, ऐसा ऐसा होना चाहिए था तो ऐसा ऐसा है क्या? अगर वैसा वैसा है और ऐसा ऐसा नहीं है तो भाई क्या करना है अपन ने? भाई it is an inconsistency that then we need to perform additional procedures to resolve such inconsistency. Yeah. Now, procedures to perform to address specific circumstances. तो हमने क्या क्या देखा यहाँ पे? स्टेप्स क्या क्या थी? मटेरियलिटी to see for the financial statements as a whole, correct? Then we have to obtain understanding about the entity, वो हमने देख लिया। इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बारे में देखा। अब हम लोग चलते हैं और बात करते हैं टू परफॉर्म द प्रोसीजर्स टू एड्रेस
स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस, अलग अलग सिचुएशंस में क्या क्या बातें हैं। सिंपल है, आपका रोज का काम नहीं है। रिलेटेड पार्टीज, सो ड्यूरिंग द रिव्यू द प्रैक्टिशनर शैल रिमेन अलर्ट दैट देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। है क्या भाई रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फोकस में रखना। एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी दैट हैज नॉट बीन आइडेंटिफाइड और डिस्क्लोज्ड टू द प्रैक्टिशनर। मेरे को पता नहीं है, इट इज बीइंग व्हाट, existence of not previously identified or disclosed, not। तुमने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया, तुमने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया, बट उस ट्रांजैक्शन के बारे में तुमने हमें कोई जानकारी नहीं दी। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमेशा वी हैव टू बी व्हाट, अलर्ट, राइट। If the practitioner identifies the significant transaction, दूसरा point, outside the normal course of the business during the course of review, then we know what we have to do, inquire with the management, बराबर, about the nature of the business and possible involvement of the related parties and the business rationale or lack thereof of those transactions। business rationale मतलब कि क्या आप यूजुअली इनके साथ बिजनेस करते हो, या ये रूटीन है या नॉन रूटीन है, बिजनेस सेंस क्या है रिलेटेड पार्टीज के साथ इसका ट्रांजैक्शन करने का, राइट। सो रिलेटेड पार्टीज की जब बात होती है तो दो बातें हैं। एक तो क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है क्या जिसके बारे में हमें आपने नहीं बताया, इसके बारे में बातचीत होगी। या यदि कोई भी नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, बराबर, अगर कोई हम लोग ने बिजनेस का कोई एरिया हम लोग ने सेल कर दिया है, बराबर है, या हम लोग ने कोई इन्वेस्टमेंट करा है, तो भाई अगर वो बिजनेस से ताल्लुकात नहीं रखता है, बिजनेस से संबंध नहीं है, तो पहले आपने चेक करना है कि क्या इसमें कोई रिलेटेड पार्टी तो शामिल नहीं है ना, या है, और उसी के साथ साथ इसका बिजनेस का लॉजिक, इसका बिजनेस का सेंस क्या है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड when we are evaluating the transactions and with the angle of what, related parties। क्लियर है बच्चों एकदम? यस। सो रीड कीजिए रिलेटेड पार्टीज को, क्या लिखा है रिलेटेड पार्टीज के लिए, अलर्ट रहने का, हाँ एकदम मस्त। अलर्ट रेवानू, डन। चल आगे बढ़ते हैं। अभी सेकेंड पॉइंट बात हो रही है किसके बारे में, अबाउट फ्रॉड और एनी नॉन कंप्लायंस विथ लॉज और रेगुलेशन, इसके बारे में बातचीत करेंगे। यदि आपको कहीं लग रहा है कि कहीं कुछ फ्रॉड हुआ है, बराबर, एन इंटेंशनल एक्ट डन टू डिसीव, ऑब्टेन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज, किसी का गलत फायदा उठाना, या कोई भी नियम कानून को आपने फॉलो नहीं किया, नॉन कंप्लायंस विद द लॉज, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरीके से प्रिपेयर प्रेजेंट करने थे, आपको रिटर्न्स सबमिट करने थे आरओसी को, तो कोई भी अगर आपका ये कंप्लाई नहीं होता है तो क्या। सो कहीं पे भी आपको ऐसा नजर आता है कि भैया देयर इज एन इंडिकेशन, कुछ संकेत आपको मिल रहे हैं, if there is any indication that fraud or non-compliance with laws and regulations or suspected fraud with or non-compliance with laws and regulation has occurred, then what the practitioner shall do, communicate that matter to the appropriate level of senior or TCWG as appropriate and request the management's assessment to the effects if any on the financial statements, कि वो फ्रॉड का इंपैक्ट क्या होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, वो नॉन कंप्लायंस का क्या होगा। जैसे कभी कभी अभी अगर अपन बड़े कंपनीज की बात करें और अलग स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ कंपनीज की बात करें, इंश्योरेंस कंपनीज, मालिक उनको सॉल्वेंसी मार्जिन मेंटेन करना पड़ता है, अगर उन्होंने वो सॉल्वेंसी मार्जिन मेंटेन नहीं किया तो क्या होगा,
भाई उनका लाइसेंस रिवोक कर दिया जाता है, राइट। एनबीएफसीज दे हैव टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट। तो आपने वो नॉन कंप्लायंस क्या है उसको एस्टैब्लिश करो, कहीं ऐसा लगता है कम्युनिकेट करो, और मैनेजमेंट को बोलो कि इसका जो इंपैक्ट है आप प्लीज इसका असेस कीजिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इंपैक्ट आएगा। Then the practitioner simply has to consider the effect, if any, of the management's assessment, बराबर के नहीं, of the effects of fraud or non-compliance with laws or regulations communicated to him on his conclusion of the financial statements and on his report, and determine whether there is a responsibility to report the occurrence or suspicion of the fraud or illegal acts टू पार्टी आउटसाइड दी एंटिटी, क्या उसके ऊपर ऐसी कोई जिम्मेदारी है क्या, तो वो उसने वो एस्टैब्लिश कर लेना है। तो ई शुड कंसिडर दोज इफेक्ट्स विच इज गिवन बाय द मैनेजमेंट, और फिर सोचना है कि अपन को इसका कोई रिपोर्टिंग करना है क्या, या आउटसाइड पार्टी को डू वी ओ देम एनीथिंग, तो उसके हिसाब से। सो दैट्स इट। सो दिस इज माय डियर फ्रेंड्स व्हाट द सेकंड पॉइंट, अगर फ्रॉड या नॉन कंप्लायंस की बात हो रही है तो बस जो हाईलाइट किया उसके ऊपर फोकस करो, कम्युनिकेट द मैटर एंड रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू डू द असेसमेंट ऑफ दोज इफेक्ट्स। क्लियर? क्लियर। लेट्स गो अहेड फ्रॉम हियर। नाउ गोइंग कंसर्न। सो गोइंग कंसर्न, पहले एक बार फ्रॉड का पढ़ लो भाई, मस्त। पूरा पढ़ो, ऐसे ऊपर ऊपर से मत पढ़ो। डन? सो नाउ लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट गोइंग कंसर्न। सो गोइंग कंसर्न आप सबको पता है, गोइंग कंसर्न कि इन द नियर फ्यूचर, और नियर फ्यूचर नहीं, इन द फोरसीएबल फ्यूचर, वो सही वर्ड है, इन द फोरसीएबल फ्यूचर, क्या अपना जो एंटिटी है ये धंधा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। दैट इज, क्या वो अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में रियलाइज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसको अपन बोलते हैं गोइंग कंसर्न। वी ऑल नो इट इज व्हाट वन ऑफ द फंडामेंटल अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग। सो क्या कहता है, अ रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स कंसिडरेशन about the entity's ability to continue as a going concern. If during the performance he becomes aware, उसको पता चल जाता है कि मालिक यहां पे कुछ तो भी गड़बड़ है, that there are events or condition that may cast a doubt about entity's ability to continue, then the practitioner shall, तो उसने क्या करना चाहिए उसके बारे में यहां पे बातचीत करी गई है। सो गोइंग कंसर्न के बारे में पहले तो आप समझिए कि ये सर जी कौन से इवेंट्स और कंडीशंस की यहां पे बातचीत हो रही है, क्या बोल रहा है सर ये। सो पहले तो हम लोग इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं कि ऐसे कौन से इवेंट्स और कंडीशंस के बारे में हम लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। सो ये इवेंट्स और कंडीशंस कौन से, सो जैसे अगर हम लोग कह रहे हैं कि देयर इज अ, क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ की मैनेजेरियल पर्सन विदाउट रिप्लेसमेंट, बताओ, या तो देर इज इमर्जेंस ऑफ न्यू सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर, जो जियो का एग्जाम्पल देते हैं लोग कि जियो आया और सबकी बैंड बजा डाला। फिर उसके बाद अपन कहते हैं कि क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स appearing
maturity without any realistic plans for repayment, withdrawal of financial support from creditors, loss of major customer और supplier. मतलब भाई these are the instances, these are the examples. So ये जो सारी चीजें है ना, ये क्या है, these are what we say is the different events or different conditions that can happen which creates what a doubt कि अब इनका कुछ खैर नहीं. देखो इससे क्या क्रिएट हो रहा है आप समझिए, इससे गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो रहा है ऐसा नहीं बोल रहे अपन क्या बोल रहे हैं कि इससे देर इज अ डाउट. ये वर्ड को फोकस करना है. इससे ये क्या पता चल रहा है कि बॉस देर इज अ डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न. हम लोग को शक आ रहा है कि भाई ये ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं ना ऐसा कुछ, तो उसके वजह से लग रहा है कि भाई ये एंटिटी फ्यूचर में कंटिन्यू कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है बॉस. समझा गया. तो अब इस शक को यकीन में बदलने के लिए प्रैक्टिशनर को कुछ तो करना पड़ेगा. समझ में आया ये एक्टिविटी क्यों दिया है, ये डाउट है. इस डाउट को यकीन में बदलने के लिए कि सही में ये डाउट ही है या ये रियलिटी है ये, तो वी हैव टू परफॉर्म सम प्रोसीजर्स, राइट. सो प्रैक्टिशनर ये काम करेगा. सो क्या कहता है, इंक्वायर ऑफ द मैनेजमेंट. क्या करने का अपन को, इंक्वायरी करने का ऑफ द मैनेजमेंट. पूछो उनसे कि व्हाट इज योर प्लान्स फॉर फ्यूचर एक्शंस अफेक्टिंग द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज द गोइंग कंसर्न. तुमने क्या सोचा है इसके बारे में. देखो ये इवेंट ये कंडीशन है, बट इसके बारे में आपने क्या सोचा है, क्या क्या कर क्या रहे हो तुमने कुछ प्लान बनाया है इसके लिए कि भाई तुम्हारा जो की मैनेजरियल पर्सन चला गया है विदाउट अभी रिप्लेसमेंट नहीं है उसका कुछ, तो भाई अगर तुम्हारा धंधा कैसा होना है, कैसे क्या करना है, यही इंसान पूरा हैंडल करता था, अब वही इंसान नहीं रहा था, धंधा तो कोलैप्स हो जाएगा ना भाई. तो तुमने क्या सोचा है बराबर. अरे तुम्हारे लॉन्ग टर्म जो बोरोइंग्स है मैच्योरिटी पे आ गए, पैसा किधर से लाएगा, तो क्या करेगा, पैसा किधर से, व्हाट इज द प्लान. भाई तुमको क्रेडिटर आजकल क्रेडिट पे नहीं माल दे रहे, क्या हो रहा है अभी तुमका गड़बड़ लग रहा है हमका. तो ऐसा तुम्हारा प्लान क्या है इस चीज को दूर करने के लिए. समझा क्या बात को. तो ये अपने को फोकस करने का है. सो व्हाट आर द मैनेजमेंट प्लान्स बराबर फॉर फ्यूचर एक्शंस. बट सिर्फ प्लान्स जान के खुश नहीं होना है. प्लान्स के साथ साथ अपने को देखना है कि क्या वो प्लान्स फीजेबल है बराबर, क्या वो पॉसिबल हो सकते हैं प्लान्स बराबर, और उनका आउटकम क्या आपकी सिचुएशन को इंप्रूव कर सकता है क्या, ये अपने को देखना है. देन उसके बाद रिजल्ट्स को हमने इवैल्यूएट करना है कि जो उन्होंने अंडरस्टैंडिंग दिया अपने को बराबर है कि नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, वेदर इट कंटिन्यू बेसिस टू कंटिन्यू टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अपने को देखना है कि कैन वी कंटिन्यू टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन द गोइंग कंसर्न बेसिस. On going concern basis if applicable, or conclude whether the financial statements are materially misstated or otherwise misleading so that it cannot be. मतलब आपको अभी ये इंफॉर्मेशन लेके पहले उनका प्लान क्या है ये, फिर उस प्लान की फीजिबिलिटी, फिर क्या उसका आउटकम क्या ये इंप्रूव करेगा, इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए इवैल्यूएट करिए कि क्या ये सही होगा या ये गलत होगा. समझ में आया आपको, ये कंक्लूजन देंगे. एंड कंसिडर द रिस्पॉन्सेज इन लाइट ऑफ द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन of which the practitioner has become aware during the review. क्लियर एकदम. यस चलो इसको रीड करेंगे आप लोग और ये नोट भी करेंगे जो एग्जांपल्स मैंने लिखे, पहले रीड करेंगे फिर एग्जांपल्स को नोट करेंगे.
चलो चलो चलो, खत्म होने आ गया स्टैंडर्ड, बस 10 पेज और। चलो ओवर, हो गया ना एग्जाम्पल्स लिख के? चलो, सो ये हो गया अपना थर्ड स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस, इसको कैसे डील करने का। तो जब अपन रिव्यू कर रहे हैं तो रिलेटेड पार्टीज का क्या है, फ्रॉड के लिए क्या है, गोइंग कंसर्न के लिए क्या है, ये हमने देखा। अभी नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज यूज ऑफ द वर्क परफॉर्म बाय अदर्स। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है जिसमें थोड़ा माथा लगाने का है, थोड़ा दिमाग अपने को खर्चा करना है। उसके बाद जितना भी है ना प्लेन रीडिंग से बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा, एंड मतलब ऐसा याद भी हो जाएगा, एकदम बहुत भारी है वो, क्योंकि ये बेसिकली जो है ना बेसिक अपने स्टैंडर्ड से लिंक्ड है वो ऐसा। ठीक है, सो यूजिंग द वर्क परफॉर्म बाय अदर्स। सो क्या बात हो रही है यहाँ पे, इन परफॉर्मिंग द रिव्यू एंगेजमेंट it may be necessary for the practitioner to use the work performed by others or the work of individual organization possessing what an expertise in the field of other than accounting or assurance. If the practitioner uses the work performed by another practitioner or an expert during the review, he shall take appropriate steps to satisfy that the work performed is adequate for the practitioner's purposes. ये हम लोग मॉड्यूल 1 के चैप्टर्स में बच्चों बात करी थी कि नहीं, कि जो हम लोग ऐसे 600, 610, 620 ये हम लोग ने स्टैंडर्ड्स देखे करे, सीखे समझे, तो उसमें यही बोला था कि नहीं कि अगर हम लोग किसी और का काम यूज कर रहे हैं तो हमने एस्टेब्लिश कर लेना चाहिए कि क्या उस भैया का काम हमारे लिए एडिक्वेट है या नहीं। When the practitioner is engaged to review the financial statements of group entities, the planned nature, timing, and extent of the procedures reviews are directed at achieving the practitioner's objectives for the review engagement in accordance with this standard but in context of the group of financial statements। तो हम लोग ने उसको नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को डायरेक्ट करना है कि तुम्हारा काम मेरे को कैसा यूज होएगा, फिर मैं उसके ऊपर मेरा रिव्यू करेगा। सो ये सारा कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या होना चाहिए, वो यहाँ पे होना चाहिए, यूजिंग द वर्क परफॉर्म बाय अदर्स। आर वी गुड? एब्सोल्युटली। पढ़ लीजिएगा इसको भी, फिर एडिशनल प्रोसीजर्स पढ़ लेंगे, क्विक एक नजर घुमा लो इसको। बाकी क्या हालचाल आप लोगों के, मजे में? उम्मीद कर रहा हूँ आपको फाइनल ऑडिट ऐसा इतना बर्डनसम नहीं लग रहा है, और ये सारी जो हम लोग क्लास में जो बातें कर रहे हैं, ये जो चीज़ें आप सीख रहे हो, इसको आप यूज़ करते रहना। फाइनल का ऑडिट इंटरेस्टिंग तभी बनता है कि ये जो चीज़ें जो है ना आप अभी पढ़ रहे हो, और अभी आपके एग्ज़ाम को टाइम है, स्टडी लीव पे गए नहीं होंगे अगर आप, तो इसको ऑफिस में यूज़ करना। और ये जो पर्टिकुलर काम जो हम लोग अभी कर रहे हैं ना, जैसे कि रिव्यू वाला एंगेजमेंट है, तो अपने प्रिंसिपल से बात भी करना कि सर ये रिव्यू एंगेजमेंट पे कभी अगर मुझे आप भेज दो तो आई वांट टू पार्टिसिपेट। तो थोड़ा प्रोएक्टिव स्टेप्स लीजिए कि सर एक रिव्यू का काम मेरे को अगर सीखने मिल जाए तो सर कैसे रिव्यू करना है। तो ये पॉइंट्स अभी आपको पता है ना, तो फिर आप उसको अप्लाई कीजिए वहाँ जाके, रिलेटेड पार्टीज, गोइंग कंसर्न का, फिर कैसे उसको देखना है, तो कहीं डाउट आए तो ऐसी कुछ बात है, तो यूल एंजॉय। अभी वो इंटर जैसा नहीं रहा ना, कि इंटर में तो हम लोग सिर्फ इमेजिन करते थे, नाउ गुड।
चलो सो यहां से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी नेक्स्ट एडिशनल प्रोसीजर्स, जो लास्ट स्टेप है अपना, फिर उसके बाद क्या करना है अपने को, रिपोर्ट दे देना है। सो परफॉर्म अदर प्रोसीजर्स एज नेसेसरी। तो इसमें क्या क्या बातें हुई अपनी अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है। सो यहाँ पे मटेरियलिटी देखा, अंडरस्टैंडिंग इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर्स, स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस, अभी लास्ट में अदर प्रोसीजर्स की बात हो रही है यहाँ पे। चलिए, सो एडिशनल प्रोसीजर्स when the practitioner becomes aware that financial statements may be materially misstated। इतना सब करने के बाद अगर आपको ऐसा कहीं शक आता है, कहीं ऐसा लगता है कि भाई अपने जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है कहीं ना कहीं कुछ मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकते हैं, राइट, तो ऐसे केस में हमने क्या काम करना चाहिए, तो हमने एडिशनल प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना चाहिए। सो ही शैल डिजाइन एंड परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स, बराबर है, जिससे अपने को जो है दो बातें कंक्लूड करनी है। दीज एडिशनल प्रोसीजर्स विल ईदर कंक्लूड दिस और दिस। सिंपल, एक तो वो मिसस्टेटमेंट है या वो मिसस्टेटमेंट नहीं। एडिशनल प्रोसीजर्स क्यों हमने डिजाइन करनी है, व्हाई आर वी डिजाइनिंग एडिशनल प्रोसीजर्स, तो it's very simple beta, we are designing this additional procedure so that we will be able to conclude that it is not likely to cause material misstatement or it causes material misstatement। समझा, समझा, not likely to or it causes to, not likely to cause or it causes। सो एडिशनल प्रोसीजर्स क्यों परफॉर्म करने हैं, मेरा बच्चा समझ में आया क्या? एब्सोल्युटली यस सर, छो सिंपल। ओके, सो एडिशनल प्रोसीजर्स फोकस ऑन ऑब्टेनिंग sufficient appropriate evidence। It focuses upon what? Obtaining sufficient appropriate evidence to enable the practitioner to form the conclusion that the practitioner believes that whether it is materially misstated or not। तो अपने को बस क्या ये कंक्लूजन ऑब्टेन करना है कि सही में वो है या नहीं है। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू इज वेरी सिंपल बेटा, एडिशनल इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर एग्जांपल being performed in greater detail or being focused on the affected items only or other types of procedures, that is substantive test of details etc। so ये आप दो प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो, एडिशनल इंक्वायरी या अदर टाइप ऑफ प्रोसीजर्स, सिंपल। सो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, रिव्यू जो है अपना कंक्लूड कर लेते हैं। आगे नेक्स्ट थोड़ा एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, प्लेन रीडिंग करेंगे इसकी एग्जाम्पल की, ठीक है ना। सो लेट्स हैव अ प्लेन रीडिंग एग्जाम्पल एक्सप्लेनिंग व्हेन एडिशनल प्रोसीजर्स में नेसेसरी इन रिव्यू। सो एडिशनल प्रोसीजर्स कब, कहां, क्यों, कैसे जरूरी पड़ता है, इसके बारे में बातचीत करेंगे अपन। चलो सिंपल रीडिंग करें। यस, in the course of performing inquiry and analytical procedure for review, analysis of accounts receivable shows material amount of past due accounts receivable for which no allowance for bad and doubtful debts is made। मतलब material amount है of the past due accounts, that is receivable accounts, इसका प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट नहीं किया है, एंड इसके वजह से प्रैक्टिशनर बिलीव्स दैट द अकाउंट्स रिसीवेबल बैलेंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बी व्हाट मटेरियली मिसस्टेटेड। इसीलिए उसे क्या करना पड़ेगा अभी, सो सर ही हैज टू डू व्हाट, इंक्वायर विद द मैनेजमेंट whether they are uncollectible accounts that would need to be shown being impaired। इंक्वायरी करेंगे कि क्या भाई इसका प्रोविजन नहीं करा, कलेक्टेबल है या नहीं, फिर आपको मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स आएगा। बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स द प्रैक्टिशनर इवैल्यूएट द रिस्पॉन्स में एनेबल टू कंक्लूड दैट
the receivable balance is not likely to be materially misstated. In that case, no further procedures is required. मैनेजमेंट ने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं आएगा, पैसा आएगा, टेंशन नहीं है, हम लोग उस रिस्पॉन्स को इवेल्युएट करके सेटिस्फाई हो गए. और enable the practitioner to determine that it causes financial statements to be materially misstated. No further procedures are required and the practitioner would form the conclusion कि yes the financial statements are materially misstated. मतलब उसको लग जाएगा कि भाई गलत नहीं है, ठीक है, या वो कंक्लूड कर लेगा कि गलत है. Lead the practitioner to continue to believe that the account balance is likely to be materially misstated. अभी ये क्या हो गया, एक तो कंक्लूड, इधर क्या हो गया, अपन ने इधर कंक्लूड कर लिया कि हाँ एक तो गलत है या तो गलत नहीं, बट अब क्या बोल रहा है कि ये जो मान रहा है ना इधर इंपॉर्टेंट, लीड द प्रैक्टिशनर टू कंटिन्यू टू बिलीव दैट अकाउंट बैलेंस इज लाइकली टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड. कंक्लूड नहीं हुआ अभी तक. इधर क्या हुआ, इन दोनों जगहों पे, इधर दोनों जगहों पे हम लोग ने कंक्लूड कर लिया कि हाँ एक तो गलत है या तो गलत नहीं है. गलत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, गलत है ओपिनियन दे दे, खत्म कर. अभी यू आर हैंगिंग इन बिटवीन. सो ऐसे केस में बराबर आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है यार, तो व्हाइल नॉट प्रोवाइडिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, इन दैट केस, ऐसे केस में ही विल परफॉर्म व्हाट, एडिशनल प्रोसीजर्स. ऐसे केस में he will perform additional procedures that is likely that it is materially misstated, not providing a sufficient appropriate evidence. So then you perform what, additional procedures. For example, requesting the management to do what, analysis of the amounts received barabar after the balance sheet date to identify the uncollectible accounts receivable. The evaluation, तो ये एडिशनल प्रोसीजर किया. The evaluation of the results may enable to get A or B above. If not, continue to perform until the practitioner reaches. If the practitioner is not able to either conclude the matter not likely to cause the financial statements to be materially misstated, or to determine does cause the financial statements, thus then a scope of limitation exists and practitioner is not able to form an unmodified conclusion on the financial statements. ऐसा वो बोल रहा है. क्लियर, एकदम सिंपल एग्जांपल. सो नेक्स्ट अपन बात करते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में बच्चों. इसमें भी एक बात हो रही है, इफ द प्रैक्टिशनर बिकम्स अवेयर अबाउट द इवेंट्स बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द डेट ऑफ प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट, ऐसे कोई इवेंट हुआ है दैट रिक्वायर्स एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देन ही शैल डू व्हाट, रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू करेक्ट दोज मिसस्टेटमेंट्स. देखो कोई सब्सिक्वेंट इवेंट होता है, कोई कंडीशन है एज ऑन बैलेंस शीट डेट, बट उस सब्सिक्वेंट इवेंट के बाद अपने को लगता है कि इसका एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर होना जरूरी है, तो मैनेजमेंट को बोल दो कि भाई ये करेक्शन कर ले. एग्जाम्पल 31 मार्च को अपने डेटर्स थे 31 जनवरी को वो डेटर, एक पर्टिकुलर डेटर हो गया बैंकरप्ट. क्या हो गया, वो डेटर बैंकरप्ट हो गया. तो अब इसका कुछ करना पड़ेगा ना, ये डेटर, ये सब्सिक्वेंट इवेंट है तो इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना. AS4 इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, तो मैनेजमेंट को बोलेंगे प्लीज इसका एडजस्टमेंट कर लीजिएगा. द प्रैक्टिशनर हैज नो ऑब्लिगेशन, ये पूरा का पूरा सेम छापा है ऐसे 560 का, बट कोई बात. द प्रैक्टिशनर हैज नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी प्रोसीजर आफ्टर द डेट ऑफ प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट. एक बार मैंने रिपोर्ट दे दी फिर मेरा काम खत्म हो गया, बट
before the date of if after the date of practitioner's report but before the date of financial statements are issued, fact becomes known to the practitioner. Had it been known to the practitioner at the date of the report, have caused to amend the report. अगर ऐसा कुछ है तो उसने क्या करने का, जाके मैनेजमेंट से डिस्कस करने का कि आप इसको कैसे एड्रेस करने वाले हो। क्या आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेंज करने वाले हो, चेंज करने वाले हो तो कैसे आप इसको चेंज करेंगे। डिस्कस द मैटर वेदर इट नीड्स एनी अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब चेंजेस, एंड अगर है तो फिर आप कैसे करोगे। सो वंस द डेट ऑफ मतलब आपने प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट साइन कर दिया आपने, उसके बाद आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। बट रिपोर्ट देने के बाद, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू होने से पहले अगर आपको कोई जानकारी प्राप्त होती है और वो जानकारी यदि आपके पास पहले अवेलेबल होती, तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं, आप आपका ओपिनियन जो है वो अलग देते हैं ना, रिपोर्ट अलग तरीके से बनाते हैं। तो ऐसे केस में आप तुरंत जाइए मैनेजमेंट के पास और बताइए कि ऐसा ऐसा इवेंट हुआ है, क्या कर रहे हो आप इसको लेके, आप अमेंड करने वाले हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और अगर हाँ तो कैसे कर रहे हो। और अगर वो करे तो तुरंत अपन ने अपना रिपोर्ट विड्रॉ कर दे रहे हैं। इफ मैनेजमेंट डज नॉट अमेंड the financial statements in the circumstances where the practitioner believes that need to be amended, the practitioner's report has already been provided to the entity. Practitioner shall notify the management and TCWG not to issue the financial statements to third parties before necessary amendments have been made. If the financial statements are nevertheless subsequently issued without necessary amendments, practitioner shall take appropriate action to prevent reliance on the practitioner's report. अपन देखो अभी तक ऐसा समझाता हूं मैं आपको। ध्यान से सुनो, बैलेंस शीट डेट से लेके प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट के डेट के बीच में अगर कोई घटना होती है, becomes aware of any matter requiring adjustment और डिस्क्लोजर, क्या करेंगे, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू करेक्ट। ये इस पीरियड की बात होगी जो हमने यहां पे लिखा कि रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू करेक्ट दोज मिसस्टेटमेंट्स। ये अपना फर्स्ट बुलेट पॉइंट हो गया। यस, अभी जैसे ही अपन ने प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट दे दिया अपन, तो यहां पे अपन क्या बोल रहे हैं, देयर इज नो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो क्या बोलना है यहां पे, नो ऑब्लिगेशन ऑन प्रैक्टिशनर। देर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन प्रैक्टिशनर, इसके आगे फिर अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं। बट अगर उसको यहां पे कोई ऐसा इवेंट मिल जाता है, बराबर, जिसके वजह से अब इसको क्या होता है, ही बिकम्स अवेयर ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी कौन से पीरियड में अपन, ये वाले, ये पीरियड में, ठीक है। सो अवेयर ऑफ इंफॉर्मेशन, बराबर, ही बिकम्स अवेयर ऑफ द इंफॉर्मेशन had that
known to him earlier, वो क्या करेगा? So he will first discuss with the management whether they are going to amend the report, amend the financial statements, and how they are going to address it. समझ में आया आपको? यस सर. और उसके बाद हाउ दे आर गोइंग टू एड्रेस इट, उसके बाद क्या होता है, इफ मैनेजमेंट डज नॉट अमेंड, फिर वो अपना आगे का सीन, डज नॉट अमेंड, रिक्वेस्ट नॉट टू सेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू थर्ड पार्टी. बराबर. if they still send, right, तो क्या करना है, if they still send, then take appropriate steps, बराबर, take appropriate steps to prevent reliance on practitioners report. आया समझ में? ये वो सब्सिक्वेंट इवेंट्स की बात हो रही है. बैलेंस शीट डेट से प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट के बीच में अगर कोई मैटर होता है, उसको बोलो तू उसको करेक्ट कर ले. एक बार रिपोर्ट दे दिया तो उसके बाद अपने मतलब इस पीरियड में काम खत्म हो गया, ये इसके बाद अपना कोई ऑब्लिगेशन नहीं. बट इस पीरियड में अगर कोई घटना घटती है जिसके वजह से उसको लगता है कि ये अगर इंफॉर्मेशन मेरे को पहले अवेलेबल होती, मेरा ओपिनियन अलग होता, इधर लिखते हैं ओपिनियन वुड बी डिफरेंट, ओपिनियन वुड बी डिफरेंट. तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, अपन ने इसको क्या करना है, डिस्कस करना है कि क्या वो लोग अमेंड करने वाले वगैरह के नहीं. और क्योंकि अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू नहीं की है ना, तो उनको बोलो कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट थर्ड पार्टी को भेजो मत. अगर फिर भी भेजे तो भाई अपन ने स्टेप्स लेने हैं कि उन लोगों को बोले कि मेरी रिपोर्ट पे भरोसा मत करना. चलो अब इसको नोट करेंगे, इधर ही नोट करो ऐसा, या तो आपके बुक में कर लो.